तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि इनकी चर्चा चौराहे पर है। प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग कामों का जायजा लिया। इस दौरान पीएम ने संसद का काम करने वाले मजदूरों से भी बात की। इस नए संसद भवन में पीएम के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि पीएम ने वहां करीब 1 घंटे तक समय बिताया। गुजरात के बनासकांठा में एक धार्मिक समारोह के दौरान लाखों रुपए के नोटों की बारिश हुई। इस दौरान वहां आए लोगों ने भजन गायक कीर्तिदान गढ़वी की ओर मंच पर सोने और चांदी के सिक्के भी उछाले। ये मौका वहां हुए पालनपुर धार्मिक महोत्सव का रहा। गायक कीर्तिदान गढ़वी पर पहले भी इसी तरह नोटों की बारिश होती रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल डांडिया करते दिखे। दरअसल वहां पर 2 दिनों के नवरात्र रास गरबा महोत्सव का आयोजन हुआ। इसी खास मौके पर सांसद एसपी सिंह बघेल और जिले के अधिकारियों ने गरबा डांस का भी लुत्फ उठाया। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया। इसके कुछ वीडियो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से भी शेयर किए गए। इस बीच अयोध्या धाम के हवाई दर्शन की भी शुरुआत की गई। ये पहल यूपी के टूरिज्म विभाग ने की। इसके तहत अब श्रद्धालु हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या दर्शन कर सकेंगे। स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रामनवमी पर सभी को अपने अलग अंदाज में बधाई दी। उन्होंने ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे भगवान श्री राम की कलाकृति बनाई। इसमें राम मंदिर को भी दिखाया गया। यूपी के पीलीभीत में रामनवमी के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की एक और मिसाल देखने को मिली। दरअसल वहां निकाली गई शोभा यात्रा का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया। इस दौरान शोभा यात्रा में शरीक लोगों को केले और समोसे भी बांटे गए। यूपी के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क में कर्मियों की तैयारी शुरू कर दी गई। वहां शेरों और दूसरे जानवरों के बाड़ों को ठंडा रखने के लिए खास इंतजाम किए गए। कहीं एसी लगाए जा रहे हैं तो कहीं पानी का छिड़काव हो रहा है ताकि जानवरों को गर्मी में कोई दिक्कत न हो, वो लू से बच पाएं। न्यूज एक्सप्रेस में आज रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस में सियासी टकराव की वजह से जबरदस्त सियासी हलचल है, लेकिन आज रामनवमी के मौके पर सियासत भी भक्ति के रंग में नजर आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा की तरह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान राम की भक्ति में शिवराज सिंह चौहान तल्लीन दिखे तो महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणा ने भी बुलेट पर सवार होकर जय जयकार किया। है जो हमें कर्तव्य, सदाचार और नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ते हुए सन्मार्ग पर चल करके एक रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। हमें उस व्यापक धर्म को अंगीकार करना होगा जो हमें भेदभाव और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से मुक्त सबके कल्याण के भाव के साथ जोड़ने का कार्य करता है। आज रामनवमी के इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुजनों को एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी तो भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भक्ति भाव से कन्या पूजन किया। पहले कन्याओं के पैर पखारे, फिर तिलक लगाकर पूजा की। शिवराज सिंह चौहान की पहचान बेटियों के मामा के तौर पर है। रामनवमी के मौके पर बेटियों के प्रति उनका प्यार सम्मान एक बार फिर नजर आया। नवरात्रि और रामनवमी की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिद्धात्री मैया की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन आज इस दिन हम कन्याओं का भोजन भी कराते हैं और उनकी पूजन भी करते हैं। हम दोनों अपनी बेटियों के साथ हैं और बेटियों का सशक्तिकरण ये खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, इनके रास्ते में कोई विघ्न बाधाएं ना रह पाए, ये हमारा संकल्प भी है।
कन्या पूजन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपरिवार भगवान राम की पूजा आरती की। इसी तरह भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भगवान राम के मंदिर पहुंचे और भक्तिभाव से दर्शन किया। पवित्र रामनवमी है। देश में भव्य राम मंदिर की निर्माण जल्दी ही पूरा होने वाला है। इस सभ्यता की, इस देश की और समग्र हिंदू समाज की आस्था के केंद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। आज उनकी जन्मोत्सव पे देश उनकी मर्यादा पे प्रेरित हो, यही प्रभु के पास कामना है। सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में पूजा अर्चना की और पद यात्रा में शरीक हुए। रामनवमी के मौके पर दूसरे सियासी दलों के नेता भी देवी दुर्गा और भगवान राम की पूजा अर्चना में तल्लीन दिखे। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने एक वीडियो शेयर कर अपने ही अंदाज में भगवान राम का जय जयकार किया। हम तो अखंड ब्रह्मांड के राजा श्री राम के भक्त हैं। ना हार की फिक्र करते हैं, ना जीत का जिक्र करते हैं। जय श्री राम। वीडियो में नवनीत राणा केसरिया दुपट्टा सिर पर लपेटे बुलेट पर सवार नजर आईं। राम के रंग में रंगी नवनीत राणा ने इस वीडियो में बुलेट चलाते हुए हेलमेट नहीं पहना है, लेकिन उनका अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड। भारत के बाहर भी होगी खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई, तो दिल्ली एनसीआर को फिर से बारिश ने भिगोया। तो चलिए रुख करते हैं न्यूज एक्सप्रेस डे का, जहां देश भर की और भी खबरें मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लंदन और सैन फ्रांसिस्को समेत दूसरी जगहों पर हिंसक प्रदर्शन करने वाले खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय दूतावासों पर हंगामा करने वाले ऐसे लोगों की पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की सरकारों को इनके खिलाफ सबूत जाएंगे और कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। अमृतपाल का वीडियो जिस यूट्यूब अकाउंट से अपलोड हुआ उसे भारत में बैन कर दिया गया। तो उधर अमृतपाल मामले के बाद पकड़े गए 360 में से 348 लोगों को पंजाब पुलिस ने रिहा कर दिया। अमृतपाल के अलग अलग गेटअप में कुछ तस्वीरें भी जारी की ताकि उसे ढूंढा जा सके। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने एक बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने साफ किया कि राजधानी में फिलहाल कोई नया प्रतिबंध नहीं लगेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी कोरोना पर पैनिक की स्थिति नहीं है। हालांकि कोरोना टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक बैठक करेंगे, जिसमें तैयारियों को लेकर बात होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने समन भेजा और 12 अप्रैल को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए। ये याचिका पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की ओर से दाखिल की गई थी। ये विवाद भी मोदी सरनेम से जुड़ा है। ये रोड है कहाँ गया? ये रोड बनाए हो? ये रोड बनाए हो? यूपी के गाजीपुर में विधायक बेदीराम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक ठेकेदार को घटिया सड़क बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराते नजर आए। वीडियो में दिख रहा है कि जूते मारने पर ये सड़क तुरंत उखड़ गई। विधायक के मुताबिक इस सड़क को बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि गांव के लिए करीब 4.5 किलोमीटर की सड़क बननी है, जिसमें से करीब 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि अब जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। इस मौके पर वहां यज्ञ भी किया गया। इस यज्ञ में अमित शाह और बाबा रामदेव समेत कई साधु संतों ने भाग लिया। वहीं इससे पहले गंगा किनारे हर की पैड़ी पर संन्यास दीक्षा महोत्सव भी आयोजित हुआ। कर्नाटक में किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को किस करता नजर आया। इस वीडियो में इस किसान ने केंद्र की योजनाओं की तारीफ भी की। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर साइबर ठगी के जामताड़ा मॉडल से जुड़ी है। कभी केवाईसी के बहाने तो कभी इनाम का लालच देते हुए एक फोन आता है और बहाने से एटीएम या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और ओटीपी निकलवा ली जाती है। फिर पलक झपकते ही खाता खाली कर दिया जाता है। इस तरह का साइबर अपराध खूब हो रहा है और अभी तक माना जाता था कि इसका सेंटर झारखंड का जामताड़ा है।
लेकिन सरकार की नई रिपोर्ट के मुताबिक अब देश में जामताड़ा जैसे करीब 3 दर्जन सेंटर्स हैं जहां से साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। मामला हमारे पैसों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। एक साथ इतने सिम कार्ड देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कुछ खेल हो रहा है, लेकिन ये खेल नहीं, गोरख धंधा है। एक ऐसा गोरख धंधा जो समझ गए तो ठीक, नहीं तो चुटकियों में आपका खाता खाली। फोन से होने वाले साइबर फ्रॉड का ये वो मॉडल है जिसका शिकार आए दिन लोग हो रहे हैं। आमतौर पर सभी के हाथ में स्मार्टफोन है। मोबाइल फोन के जरिए ही लोग अपने खाते से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। रकम आ रही है, रकम जा रही है, लेकिन आपके लिए जो लेन देन की सुविधा है वही साइबर अपराधियों के लिए हथियार बन जाता है। वो फर्जी सिम से फोन करते हैं, किसी न किसी बहाने आपकी बैंकिंग डिटेल निकलवाते हैं, ओटीपी मांगते हैं या फिर आपके फोन को मैलवेयर के जरिए अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और इस तरह आपके खाते में सेंध लगाते हैं। अभी तक माना जा रहा है कि झारखंड का जामताड़ा ऐसे साइबर क्राइम का केंद्र है, लेकिन सरकार ने बताया कि देश में इस वक्त जामताड़ा जैसे 32 गढ़ बन गए हैं। इसलिए जरूरी है कि लूट के ऐसे मॉडल पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि साइबर क्राइम पर सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है। इसके मुताबिक देश के 9 राज्यों में साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट हैं और इन राज्यों में करीब 32 ऐसे केंद्र हैं जहां जामताड़ा जैसे मॉडल काम कर रहे हैं। हरियाणा में मेवात, भिवानी, नूंह, पलवल, मनोटा, हसनपुर और हथनगांव, दिल्ली में अशोकनगर, उत्तम नगर, शकरपुर, हरकेश नगर, ओखला और आजादपुर, बिहार में बांका, बेगूसराय, जमुई, नवादा, नालंदा और गया। वहीं असम में बारपेटा, धुबरी, गोलपाड़ा, मोरीगांव और नागांव इलाकों से साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। यानी सरकार और पुलिस के लिए साइबर क्राइम पर नकेल कसने की चुनौती बढ़ गई है। पहले तो सिर्फ जामताड़ा ने ही पुलिस को परेशान किया हुआ था, अब उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक कई ऐसे गढ़ हैं जहां से फोन के जरिए ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। झारखंड में जामताड़ा तो पहले से था, अब देवघर का भी नाम आ रहा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में आसनसोल और दुर्गापुर, गुजरात में अहमदाबाद और सूरत, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ तो आंध्र प्रदेश का चित्तूर साइबर क्राइम का गढ़ बन गया है। सूत्रों के अनुसार इन राज्यों में और ऐसे इलाकों में बैठकर साइबर लूट हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें शामिल ज्यादातर अपराधी भारत से बाहर के हैं। हालांकि सरकार की ऐसे मॉडल पर पूरी नजर है। साइबर क्राइम के लिए जो पोर्टल सरकार ने बनाया है उस पर पिछले करीब 2 सालों में 20 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई, करीब 40,000 FIR हुई। पुलिस की सक्रियता की वजह से साइबर अपराधियों से करीब 235 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है, तो करीब 1,30,000 लोगों से धोखाधड़ी कर जुटाई गई थी। सरकार और पुलिस जामताड़ा मॉडल को लेकर सख्त है। कुछ महीने पहले दूरसंचार विभाग ने बिहार, झारखंड के करीब 1.5 लाख संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन बंद किए, लेकिन अब 9 राज्यों में चल रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने की चुनौती है। फिलहाल जरूरी है कि आप साइबर फ्रॉड से सावधान रहें, अनजान कॉल से दूर रहें और बातचीत में बैंकिंग से जुड़ी जानकारी या OTP शेयर न करें। दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जामताड़ा जैसे अगर करीब 3 दर्जन मॉडल साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं तो हमारे लिए चिंता बड़ी है। इनके काम करने का तरीका क्या है और इन पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है, इसे हमने साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल से समझा। जामताड़ा नाम से ही लगता था कि साइबर क्राइम की बात हो रही है। अब देश के 32 जगहों पर जामताड़ा जैसे साइबर क्राइम हब बन गए हैं। जनता त्रस्त है और साइबर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकारों का विषय है और राज्य सरकारों में किसी में भी टोकन एफर्ट के अलावा कोई सीरियसनेस नहीं है। तकनीकी दक्षता
का विकास नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग्स नहीं हो रही है, टूल्स की कमी है और इसके अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई इंसेंटिव नहीं है साइबर क्राइम पर काम करने के लिए। उनके लिए कोई अलग से कैडर या विशेष सुविधाएं नहीं है और चूंकि अक्सर साइबर अपराधी दूसरे राज्यों में अपराध करते हैं, आने जाने का खर्चा भी कर्मचारियों को खुद उठाना पड़ता है। इससे बचने के लिए सभी साइबर क्राइम से दूर रहना चाहते हैं। गुरुवार को हरिद्वार के पतंजलि संन्यास आश्रम में संन्यास दीक्षा महोत्सव हुआ। रामनवमी के मौके पर स्वामी रामदेव ने 100 युवाओं को संन्यास की दीक्षा दी। वीआईपी घाट पर दीक्षा समारोह में खासतौर से मुख्य अतिथि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यज्ञ महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन भी किया। योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मोहन भागवत और आचार्य बालकृष्ण ने 100 युवाओं को संन्यास की दीक्षा दी। गंगा किनारे हर की पैड़ी पर संन्यास दीक्षा महोत्सव भी आयोजित हुआ। पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुए दीक्षा कार्यक्रम को लेकर स्वामी रामदेव से बात की हमारी सहयोगी श्वेता झा ने। भगवत गीता में कहा गया है कि जो पुरुष अपने कर्म फल पर निर्भर ना रहकर कर्तव्य कर्म करता है वो सन्यासी है, वो योगी है, ना कि वो जो कि सिर्फ अग्नि का और फिर अपने क्रियाओं का त्याग करता है। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम विद्वान और विदुषी हमारे साथ हैं और इस तरफ भी आप देख सकते हैं वो तमाम साधु हैं जो कि आप आज संन्यास ग्रहण करेंगे और संन्यास दीक्षा इन्हें देंगे स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आज का दिन बेहद पावन है, सनातन धर्म के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन के बारे में बताएं। जो आपने अभी भगवत गीता का संदर्भ कहा, मुक्त संगो अनहमवादी धीति उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। ये जो आज सन्यासी बन रहे हैं बालक, ये विद्वान और विदुषियां, और इसमें खास बात यह है कि इसमें कोई पलायनवादी नहीं है, कोई प्रमादी नहीं है। खास बात यह है कि इसमें कोई जातिवादी नहीं है, एक जाति विशेष के नहीं है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनको शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी, सवर्ण, अगड़े पिछड़े कह करके रगड़े डाले गए थे, वो सारे रगड़े झगड़े हमने खत्म कर दिए। आज सनातन के रंग में पूरे वर्ग, पूरा समाज के वो भाई बहन आए जिन्होंने संकल्प लिया है कि हमें सन्यासी होकर के देश धर्म संस्कृति का उपकार करना है, आत्म साक्षात्कार, आत्मनः मोक्षार्थम जगद हिताय, तो ये सन्यासी बन रहे हैं। अभी हमने देखा यहाँ संन्यास द्वार था बकायदा, और वहां से जब ये लोग अंदर आए, पुष्प वर्षा हुई यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो मोह का बंधन, क्योंकि माता पिता सामने हैं, उनसे दूर जाना हमेशा के लिए, या फिर गृहस्थ जीवन के बारे में आगे ना सोचना और देश के लिए कर्म करना बहुत बड़ी। ये इसीलिए सबसे बड़ा तप और त्याग का है संन्यास को। मैं भी जब इन बालकों को देखता हूं कि 25-30 साल की इनकी उम्र है, और उसी उम्र में हमने भी संन्यास लिया था। स्वामी महर्षि दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, यहां तक कि आदि शंकराचार्य जी ने तो 7-8 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। इस उम्र में संन्यास लेना, अपने जीवन के सारे वैभव को त्याग करके, माने माता पिता तो क्या, हमारा भी हृदय कई बार इतने प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से छलकने लगता है कि हमारी भी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। क्योंकि मैं जब इन बच्चों को देखता हूं, अभी इतनी छोटी उम्र में संन्यास लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ा साहस चाहिए इसके लिए। माने अपने जीते जी सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना, ये कितना बड़ा गौरव है। और ये गौरव इन बच्चों ने अपने हृदय में धारण किया है कि ये मेरा जीवन मेरे लिए नहीं, ये मेरा जीवन धर्म के लिए है, संस्कृति के लिए, देश के लिए, मानवता की सेवा के लिए है। और इन सब बच्चों को जब इस रूप में आज सारा संसार देख रहा है कि जब सारी दुनिया भोगों के पीछे भाग रही है, छोटी छोटी कामनाओं के पीछे लोग पगला रहे हैं, और समस्त कामनाओं से मुक्त होकर के एक ही कामना रखना कि मुझे गुरु आज्ञा में रह करके, शास्त्र आज्ञा वेदाज्ञा में रह करके अपने सनातन धर्म का, अपने संन्यास धर्म का गौरववर्धन करते हुए भारत माता का गौरववर्धन करना है। ये कितना बड़ा तत्व है। तो गंगा के इस तट से
जहां पर हम देख रहे हैं कि अब आज के बाद से इनका जीवन, ये जो तमाम यहाँ सन्यासी हैं, इनका जीवन बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाने वाला है। और दूसरी तरफ तमाम वो माता पिता जिनके ये संतान हैं, इन सब के बीच आज हमारे चैनल पर अगर हम कहें स्वामी जी, तो आप जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो वो लोग, तमाम लोग जो देख रहे हैं आपको, यहां से गंगा के तट से क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि देश में विवेकानंद पैदा हो, हम चाहते हैं महर्षि दयानंद पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव भगत सिंह पैदा हो, लेकिन बोले पड़ोसियों के घर में हम तो जय जयकार करने वाले होंगे। जय जयकार करने वाले ही नहीं बनना है, जय जयकार तो करनी है, भारत माता की जय, शहीदों की, वीर वीरांगनाओं की, ऋषि ऋषिकाओं की जय बोलनी है, सनातन धर्म की भी जय बोलनी है। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी जैसा, भगवान बुद्ध महावीर जैसा, महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद जैसा त्याग भी हृदय में धारण करें, और यदि हो सके तो एक जीवन मातृभूमि के लिए भी अर्पित करना सीखें। यदि स्वामी रामदेव एक कृषक के घर में पैदा हुआ, मैंने कल भी आपको कहा था, यदि मैं गांव में होता तो अभी तक हल चला रहा होता। आज हल चलाने वाले के बेटे, किसान के बेटे स्वामी रामदेव ने यदि दुनिया में हलचल मचा रखी है तो इसमें संन्यास कारण है। गंगा के इस तट से स्वामी रामदेव ने जो कहा है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कह सकते हैं सनातन में एक नए युग की शुरुआत यहाँ गंगा के तट से हो रही है। कैमरामैन मदन मोहन के साथ श्वेता झा, हरिद्वार, गुड न्यूज टुडे। रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। बस के अंदर एक आशियाना बसा दिया गया जो सोलर एनर्जी से चलता है। इसे मुंबई आईआईटी के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने बनाया। वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर धरती पर इतना हो गया है कि आज नहीं तो कल हमें सोलर एनर्जी पर निर्भर होना पड़ेगा। ये बहुत कम समय बचा है जब करेक्शन का है। जो क्लाइमेट क्लॉक घड़ी होती है जो मेरी बस पे लिखा है 6 साल और 129 दिन बचे, तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि मात्र सरकारों के प्रयासों से ये इसको ठीक नहीं किया जा सकता। और चूंकि हर व्यक्ति, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो या भारत का हो, अमेरिका का हो, कार्बन उत्सर्जन तो कर ही रहा है, तो दुनिया का हर व्यक्ति क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार है और दुनिया के हर व्यक्ति को इसको हल करने में जुड़ना पड़ेगा। साल 2020 से 2030 तक सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में ही चेतन लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाए हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आखिर उन्हें इस बस में घर क्यों बसाना पड़ा? जब ये विचार आया कि 11 साल यात्रा करना चाहिए और 11 साल का ये भी संकल्प लिया कि बिना घर जाए यात्रा करना है, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है तो इसको पार्ट और पार्सल में नहीं कर सकते। तो जब 11 साल बाहर रहना है तो स्वास्थ्य को भी ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी, तो ठीक से सोना हो जाए और ठीक से खाना हो जाए, मतलब ये 2 पैरामीटर्स थे। तो फिर उसमें से ये बस का विचार आया कि बस में इतनी जगह होती है कि आदमी सो सकता है, चलते फिरते काम भी करना है, क्योंकि सिर्फ बातें नहीं करना है, मिलना नहीं है, काम भी करना है, नए प्लान भी बनाना है। तो एक ऑफिस होना चाहिए, किचन होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए। ऐसा धीरे धीरे करके वो प्लान आते गया और फिर उसने ये रूप ले लिया। प्रोफेसर चेतन मानते हैं कि आज हमें रोजमर्रा के साधनों की जरूरतों पर ध्यान देना होगा, इसलिए सेंसिबल कंज्यूम आज वक्त की दरकार है। क्योंकि धरती तो सब सीमित है ना, धरती का साइज और धरती के सारे संसाधन सीमित है। ये सिर्फ आधुनिक मनुष्यों को लगता है कि नहीं जीडीपी बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। भाई नहीं बढ़ सकता। तो हम इनसेंसिटिव होके कंज्यूम करते हैं, इसलिए समस्या है। सेंसिबल होके कंज्यूम करेंगे तो वो बहुत पावरफुल रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा, लोकल रहेगा, डुएबल रहेगा। यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल टारगेट में सोलंकी अपनी भागीदारी भी दे रहे हैं, जो साल 2030 तक है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाने को लेकर प्रोफेसर चेतन सोलंकी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। मकसद साफ है, कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए और सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिले, क्योंकि धरती के बढ़ते तापमान को रोकने का यही एक आसान और कारगर तरीका है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ट्विटर ने पाकिस्तान सरकार को दिया बड़ा झटका। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली में। ट्विटर ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। उसने @गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भारत में ब्लॉक कर दिया। इसके लिए ट्विटर ने कानून का हवाला दिया। सेल फोन के जनक और अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब वो किसी को सड़क पार करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो सदमे में आ जाते हैं। कूपर ने अपने लिए कहा कि वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि सेल फोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। मार्टिन ने ही 5 दशक पहले मोबाइल का आविष्कार किया था। एप्पल की वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 5 से 9 जून तक आयोजित की जाएगी, जिसमें कई नए सॉफ्टवेयर से पर्दा उठेगा। इसका आयोजन एप्पल पार्क से ऑनलाइन होगा। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा हज यात्रा से जुड़ा है। मुस्लिम समाज में हज यात्रा का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि हज किए बिना किसी मुस्लिम का जीवन पूरा नहीं होता। सऊदी अरब में होने वाली हज यात्रा सरकार की देखरेख में होती है और सरकार की तरफ से हज यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भारत सरकार ने हज यात्रा को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। सऊदी अरब के साथ हुए समझौते के तहत इस साल भारत का हज कोटा 1,75,025 तय हुआ है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि इस बार हज के लिए वीआईपी कोटा खत्म कर दिया गया है। इससे पहले वीआईपी लोग सरकारी खर्चे पर सऊदी अरब जाया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही इस बार कोई भी वीआईपी प्रतिनिधिमंडल हज यात्रा पर सऊदी अरब नहीं जाएगा। खास बात यह भी है कि इस बार 4,314 मुस्लिम महिलाएं बगैर महरम यानी सगे संबंधी के हज यात्रा पर जाएंगे। इस बार पहली बार भारतीय हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ आने से हज यात्रियों के जो मेडिकल टेस्ट प्राइवेट कराने होते थे वो इस बार सरकारी होंगे। मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि ये सभी टेस्ट फ्री में होंगे और सभी राज्यों में इन मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही जिन यात्रियों को वैक्सीन नहीं लग सकी है उन्हें राज्य सरकारें कैंप लगाकर वैक्सीन लगवाएंगी। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम सऊदी अरब के शहर मक्का और मदीना जाएगी। वहां भारतीय हज यात्रियों की स्थिति का जायजा लेगी। भारत से हज यात्रा के लिए पहली उड़ान 21 मई से शुरू होगी। जाहिर है भारत सरकार ने इस बार हज यात्रियों के लिए बड़े कदम उठाए हैं। खासकर महिलाओं के लिए हज यात्रा को और आसान कर दिया है। हज यात्रा को लेकर उठाए गए कदमों पर हज यात्री क्या सोचते हैं, इस बारे में हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी। सरकार ने कहा है कि अब जो महिलाएं खुद अकेले हज पे जा सकती हैं, कोई बेल्ट रेशन की जरूरत नहीं है, साथ में किसी ऐसे उसकी नहीं। तो क्या लगता है आपको ये स्टेप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसा है? ये विमेन एम्पावरमेंट की तरफ बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि पहले महरम का जो एक रूल था कि एक भाई या पिता आपका होना जरूरी है तभी आप जा सकती हैं हज पे, अब कम से कम इंडिपेंडेंटली आराम से जा सकती हैं किसी भी तरह से। अब हम लोगों को कम से कम ये सुकून है कि जो सबसे बड़ी गद्दी है भारत की, वहाँ पे एक हमारा फादर फिगर, एक भाई जैसा मौजूद है, हमारा महरम मौजूद है, जो हम लोगों को इंडिपेंडेंटली हम लोगों के लिए जिन्होंने इंतजाम कर दिया है हज पे जाने। आपको लगता है कि ये स्टेप बड़ा स्टेप है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है और इस तरीके के आप लोगों के लिए इंतजाम किया है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने और हम लोगों के मतलब इंडिपेंडेंस के लिए ही हम कहेंगे कि ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी के ऊपर बोझ बन के या बनाओ अपना महरम। पहले ये भी औरतें करती थी कि महरम बना के फिर लेके जा रही हैं, तो ये एक जो इतना टैक्सिंग जो प्रोसीजर होता है वो एक तरह से अच्छा हो गया है कि अब अकेले जिस तरह से भी जा सकती हैं। आज आप देखिए कि 4,000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। कि पहले ज़माने में और पहले टाइम ये रहता था कि लोग महरम के साथ जाते थे, लेकिन अब क्या है कि मोदी सरकार ने क्या किया कि महरम को हटा दिया, यानी जिसका बेटा ना हो, जिसका भाई ना हो, जिसका शौहर ना हो, वो भी यहाँ तक कि जा सकता है। ओके, तो आपको लगता है कि ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी या आपको लगता है कि अभी हुई है तब सही है? क्योंकि कितने समय से आपको लगता था कि चीज़ें होनी चाहिए थी? नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ हो ही नहीं। अब जब हो रही है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें तो बहुत अच्छी खुशी है कि कम से कम हम लोग अकेले जा सकते हैं,
कम से कम जो है पहले का ये रहता था कि हम किसके साथ जाएं, क्या करें, भाई तो शौहर के साथ जाओ, भाई के साथ जाओ, उनके साथ। लेकिन नहीं, अब ये है कि हम अकेले जा सकते हैं। हम लोग की सुरक्षता है, जो हम लोग के मोदी जी हैं उन्होंने हम लोग को इतना कर रखा है कि हम लोग जा सकते हैं अकेले। आप क्या कहेंगी, जिस तरीके से आप व्यवस्था करी है सरकार ने कि आप अकेले भी जा सकती हैं हज पे, और इन पूरे मसलों को लेकर क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा किया, जो सरकार ने हम लोगों के लिए निर्णय लिया है, बहुत अच्छा किया। हमें तो लगता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि एक वक्त हमारे क्या हम लोग ये चाह रहे थे कि हम लोग ज़्यारत पर जाएं। जैसे कि हमारी फादर नहीं थे, हमारी मम्मी जाना चाह रही थी, लेकिन भाई स्लैब नहीं था, वो नहीं जा पाई। तो हम लोग उस वक्त अपनी मम्मी को हज पे नहीं भेज पाए थे। तो अब ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा स्टेप लिया कि हमारी मम्मी भी सब ज़ियारत करने हज पे जा सकती हैं। H-1B वीजा वालों के लिए अमेरिका से अच्छी खबर आई है। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पे पर दुनिया की बाकी अहम खबरें देख लेते हैं। अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों समेत कई विदेशी लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब वहां H-1B वीजा रखने वालों के जीवन साथी भी अमेरिका में काम कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका की जिला न्यायाधीश तान्या चटकन ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ओबामा सरकार के वीजा से जुड़े फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी। इस फैसले में ये साफ किया गया था कि वहां H-1B वीजा वालों के पति या पत्नी भी वहां रह सकते हैं। हालांकि सेव जॉब्स USA नाम की एक संस्था ने इस फैसले का विरोध किया था और अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन इस याचिका के खिलाफ अमेरिका की कई टेक्नोलॉजी कंपनियां भी थी। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन की तारीख पूरी हो गई। इस दौरान भारतीय मूल के अजय बंगा के अलावा किसी ने भी नॉमिनेशन नहीं किया। इसका मतलब यह है कि उनका निर्विरोध अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया। अजय बंगा को अमेरिका ने नॉमिनेट किया था और भारत ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया है। पोप फ्रांसिस को तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वेटिकन ने बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। हालांकि ये भी साफ किया गया कि उन्हें कोरोना नहीं है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों से पोप के लिए दुआएं मांगने की अपील की। थाईलैंड के बैंकॉक के पास जंगलों में भीषण आग लग गई। इससे पूरा इलाका धुएं से भर गया। हालांकि ये आग किस वजह से लगी, ये बात साफ नहीं हो पाई। इस आग के बाद वहां ज्वालामुखी निकलने जैसा नजारा बन गया। तो आईपीएल का शुरू हो गया है काउंटडाउन। खेल जगत की बाकी खबरों को जानने के लिए रुख करते हैं खेल चक्कर का। आईपीएल का काउंटडाउन शुरू हो गया। इसका पहला मुकाबला शुक्रवार को गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहां इसके उद्घाटन समारोह के लिए भी काफी तैयारियां की गई हैं। खबर है कि भुवनेश्वर कुमार आईपीएल के शुरुआती मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करेंगे, क्योंकि अभी टीम के साथ एडन मार्करम नहीं जुड़े हैं। हैदराबाद का पहला मैच 2 अप्रैल को राजस्थान के साथ होगा। मैड्रिड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल में किदाम्बी श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। 21वीं रैंक वाले श्रीकांत ने दूसरे दौर के मैच में 49वीं रैंकिंग के खिलाड़ी को 21-15, 21-12 से मात दी। अब श्रीकांत के सामने क्वार्टर फाइनल में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जापान के केंटा निशिमोतो की कड़ी चुनौती होगी।